वेलकम एवरीवन, हम आपका स्वागत करते हैं पार्ट 3 में थर्मोडायनेमिक्स के। पार्ट 3 में हम ये चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं अब। तो चलिए बात करते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन की। तो हम इसमें फार्मूलाज देखेंगे डिफरेंट टाइप की हीट्स के, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, है ना, एंट्रोपी गिव्स एनर्जी। तो ये सब हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। हीट ऑफ फ्यूजन होता है कि एंथैल्पी में चेंज होना जब कोई भी 1 मोल ऑफ सॉलिड आपका कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए किसी लिक्विड में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो जब भी कभी आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कितना सॉलिड, आपका 1 मोल ऑफ अ सॉलिड, आपका 1 मोल सॉलिड जब भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कितने तापमान पर या किस पॉइंट पर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उस हीट को या उस एंथैल्पी को क्या कहते हो, चेंज इन एंथैल्पी को आप कहते हो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसे डिनोट कैसे करते हो, डेल फ्यूजन एच। इसके ऊपर थोड़ा सा एक नोट साइन लगा देते हैं, डेल फ्यूजन एच नॉट, ठीक है। तो जब भी कभी 1 मोल सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, तो उसे कहते हो आप डेल फ्यूजन एच नॉट, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट हम इसमें बात करें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ लिक्विड जब कंप्लीटली वेपर्स में चेंज हो जाए। अब यहाँ मेल्टिंग नहीं, यहाँ आएगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उस चीज को आप कहोगे डेल्टा वेप एच नॉट, यानी कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपर्स में चेंज होगा। ये दोनों चीज, ये दोनों एंथैल्पीज अब एक नई एंथैल्पी को डिस्क्राइब करने जा रही हैं, जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है, ये चेंज होता है एंथैल्पी में जब 1 मोल सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में। तो सॉलिड पहले क्या हो रहा था, लिक्विड में, देन लिक्विड वेपर्स में। अब कह रहे हैं कि सॉलिड 1 मोल सॉलिड अगर हम डायरेक्टली वेपर्स में चेंज कर दें तो आपकी एंथैल्पी आती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेल सब एच नॉट। और ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये निकल के आएगी डेल सब एच नॉट इज इक्वल टू डेल फ्यूज एच नॉट प्लस डेल वेप एच नॉट। यही आपका मेन फॉर्मूला था जिसके लिए हमें तीनों चीज़ें पढ़नी पड़ी। ये तीनों डिस्क्रिप्शन है, ये एक कंबाइंड फॉर्मूला आपको दे दिया गया है। ये आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करें, इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो इसके बाद हम बात कर रहे थे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है आपका change in enthalpy when 1 mole of substance is formed directly from its constituent elements in their most stable states of aggregation। सपोज करिए हमें CH4 बनाना है, तो CH4 फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, C प्लस 2H2 ये चाहिए होगा। तो C प्लस 2H2 जो हुआ
और ये जो CH4 बना, इसी एंथैल्पी को आप कहते हो डेल FH0 या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस, या चेंज कितना हुआ एंथैल्पी में जब कोई 1 मोल सब्सटेंस बना, जब कोई 1 मोल सब्सटेंस बना डायरेक्टली फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, उसके जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स के ही कॉम्बिनेशन से जब कोई 1 मोल सब्सटेंस बने डायरेक्टली, उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी का चेंज हो वो कहलाता है इतना। मीन्स यहाँ कुछ एंथैल्पी होगी और यहाँ बनने पर कुछ एंथैल्पी होगी। इन दोनों एंथैल्पीज में जो चेंज है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो ये आपका हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट हम इसमें बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ क्या है? हेस लॉ जो है आपका ये है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है बहुत सारे स्टेप्स में, तो उसकी जो स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी अगर हम निकालें तो स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी सम होगा किसका? जो भी इंटरमीडिएट रिएक्शंस हैं उनका, उनकी एंथैल्पीज का। ठीक है, सपोज करिए पहले ए बना, ए से बी बना, बी से सी बना और सी से फाइनली डी बना। ठीक है, हमें ए टू डी एंथैल्पी निकालनी है। तो जो ए टू डी चेंज इन एंथैल्पी होगी, ये एंथैल्पी किसके इक्वल होगी? ये एंथैल्पी होगी आपका इक्वल किसके? जो ए से बी, बी से सी और सी से डी में जितना वो आया आपका चेंज इन एंथैल्पीज एट ईच स्टेप, उनके सम के इक्वल होगी। तो सपोज करिए यहाँ इसे डेल्टा आर एच कह देते हैं और इसे कह देते हैं डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3। इन्हें हमें ये नाम दे दिया। तो जो डेल्टा आर एच होगा, डेल्टा आर एच होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ये चीज़ कि डायरेक्टली अगर कोई कंपाउंड बनता तो इतनी ही हीट निकलती जो इनके सम के इक्वल होती। ठीक है, इसी लॉ को आप कह देते हो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़, 2 चीज़ें आपने देखी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करें और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में जो एंथैल्पी इन्वॉल्व रहती है उनकी। सबसे पहले देखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन आप देखते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा चेंज इन एंथैल्पी किसी भी रिएक्शन में जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करने में जो एंथैल्पी का चेंज हो वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन। मान लीजिए कार्बन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो किया बर्न, तो ये CO2 हो जाएगा, CO2 बन जाएगा। इसमें जो चेंज आया एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बात खत्म। यहाँ कुछ एनर्जी रही होगी, यहाँ कुछ एंथैल्पी रही होगी, इन दोनों एंथैल्पीज का जो चेंज होगा वो ये है।
एक कंबशन की और स्पेशल चीज़ बता देते हैं। सपोज कीजिए ईथेन है, C2H6 है, इसका ऑक्सीडेशन वो किया कंबशन, तो आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं और एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है कंबशन में। कंबशन का बहुत पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कैसे लिखें, तो भाई कंबशन में ऑब्वियसली हमेशा CO2 और H2O ही बनते हैं, तो ये लिख लीजिए। लेकिन कितने बनेंगे वो सबसे पहले चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ये नोट कर लेना बहुत ज़रूरी है। पहला जो स्टेप है वो ये है बैलेंस कार्बन, एंड इफ ऑलरेडी बैलेंस्ड देन बैलेंस व्हाट, वो देखेंगे हम। पहले चीज़ कार्बन देखते हैं। कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो यहाँ भी 2 लगाइए। सबसे पहले तो कार्बन बैलेंस करिए। अब ये 2 हो गए। अब कार्बन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड कार्बन है। अगर पहले से ही है किसी भी रिएक्शन में तो आप डायरेक्ट सेकंड स्टेप लगाइए, लेकिन अगर हमें यहाँ करना पड़ा हमें कार्बन को भी, अब सेकंड लगाते हैं। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, 2 4 हो गए, 5, ठीक है। 5 से नहीं, पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा हाइड्रोजन को, सॉरी, कार्बन के बाद आपको बैलेंस करना पड़ेगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 6, तो 6 हैं। यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करें जो यहाँ भी 6 हो जाए, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल सही बात है। अब हाइड्रोजन बैलेंस है, 6 हाइड्रोजन इधर है, 6 इधर है, 2 कार्बन इधर है, कार्बन। अब देखते हैं क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, तो थर्ड स्टेप होगा हमारा बैलेंसिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 4 3 7, 7 हो गए इस साइड, तो इधर भी 7 होने चाहिए, इसमें तो है नहीं कोई। तो इस 7 को लिखने के लिए यहाँ हम लिखते हैं 7/2, क्योंकि इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ऑक्सीजन दोनों तरफ 7 हो जाएंगे। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये कुछ स्टेप्स हैं। कोई भी कंबशन की दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, सबसे पहले कार्बन देखिए, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है जैसा कि इसमें है। फिर देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन तो बैलेंस है ही, क्योंकि डायरेक्टली हमने लिखी भी बैलेंस थी, ये बैलेंस नहीं लिखी थी, इसे हमने बैलेंस किया इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके। अच्छे नोट कर लीजिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है चेंज इन एंथैल्पी ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम्स इन गैस फेज। गैस फेज में एटम्स ऑब्टेन करने हमें 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स तोड़ करके। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज आया उसे आप कहोगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। या इसे एटो ना लिख करके सिंपली ए से डिनोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी होता है आपका, अगर कोई रिएक्शन है तो रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे। तो रिएक्टेंट्स में जो चेंज इन एंथैल्पी है, टोटल सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस टोटल सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये पहली इकलौती ऐसी एंथैल्पी है, पहली और आखिरी, जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो रहा है। वरना जितनी भी एंथैल्पीज आप पढ़ोगे सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होगा, इवन एंट्रोपी के चेंज में भी। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होता है। सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी के केस में ही रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा।
नेक्स्ट चीज़ हम देखें लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बॉर्न हेवर साइकिल आती है किसमें, वो डिस्कस करेंगे अभी। तो डेफिनेशन क्या कहती है लैटिस एंथैल्पी की, कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड जो है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड जब डिसोसिएट हो जाए उसके आयंस में, इनटू इट्स आयंस, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक बात का, ये तो गैसियस फेज में एटम्स में डिसोसिएट हो रहा है और ये गैसियस फेज में ही आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। ये आयनिक कंपाउंड है और ये कोई भी 1 मोल आपका बॉन्ड्स है, 1 मोल सब्सटेंस है, ठीक है। तो लैटिस में और एटोमाइजेशन में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। तो जब भी 1 मोल आयनिक कंपाउंड अपने आयंस में टूट जाए या डिसोसिएट हो जाए और वो आयंस गैसियस स्टेट में होने चाहिए तो उसे हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी को थोड़ा चलिए डिटेल में डिस्कस करा जाए बॉर्न हेवर साइकिल के थ्रू, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए बॉर्न हेवर साइकिल देखते हैं। बॉर्न हेवर साइकिल होती क्या है, बेसिकली ये लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। लैटिस एनर्जी होगा ये आपका जो एनर्जी रिक्वायर्ड है एक आयनिक कंपाउंड को, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके आयंस में डिसोसिएट करने में, जो गैसियस स्टेट में होती हैं उनमें जितनी एनर्जी लगे वो लैटिस एनर्जी होती है। उसे कैलकुलेट कैसे करें, वो बॉर्न हेवर साइकिल के थ्रू होती है। सबसे पहले हम सोडियम है और ये NaCl बनाना है हमें, ठीक है। तो आपको NaCl सॉलिड को पहले गैस में चेंज करना पड़ेगा। सॉलिड से गैस कैसे होगा, पहले तो Na एटम लाना पड़ेगा, वो आएगा सब्लिमेशन से। Na एटम से जब आयन में तोड़ते हैं तो उसके लिए आयनाइजेशन चाहिए, ये हो गया। सेम गोज विथ, ये डिसोसिएट होगा क्योंकि ये 2 हैं तो डिसोसिएशन एनर्जी Cl में हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि Cl गैस में था, गैस से गैस में ही करना है तो डिसोसिएशन हो जाएगी। हाफ है तो हाफ हो गया, ये हो गया आपका, ये गैस था गैस में ही है, आयन बनाना है तो आपका ये हो जाएगा इजी। अब ये जो आयंस बने, इन आयंस से NaCl बने, या ये NaCl इसमें वो हो, वही तो लैटिस एनर्जी है। आयंस से चाहे आयनिक कंपाउंड बन रहा है या आयनिक कंपाउंड आयंस में टूट रहा है, वो आपका साइन में चेंज हो जाएगा बाद में, है तो वो लैटिस एनर्जी ही। तो लैटिस एनर्जी इक्वल होगी इन दोनों के मिलन से ये बनने में। क्या हम लैटिस एनर्जी को ये भी कह सकते हैं कि इन सब के सम के इक्वल होगी लैटिस एनर्जी? बिल्कुल सही, ये भी कह सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा H फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर डायरेक्टली देखें तो फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था, किसी भी एटम का बनना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, वो था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बॉर्न हेवर साइकिल बेसिकली कैलकुलेशन में हेल्प करती है लैटिस एनर्जी के। इन सब एंथैल्पीज का सम जो होगा वो लैटिस एनर्जी के इक्वल होगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद आपकी 3 तरीके की एंथैल्पीज और बचती हैं। एक आता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। 5th, पहले नोट ही कर लिया जाए, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी, चलिए बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है जब भी कभी 1 मोल एनहाइड्रस सब्सटेंस, एनहाइड्रस मीन्स उसमें वाटर की कमी है, वाटर नहीं है या बहुत कम है, तो 1 मोल एनहाइड्रस सब्सटेंस जब भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन होगा और हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाए, हाइड्रेटेड मीन्स जिसमें वाटर हो, उस प्रोसेस में या उस रिएक्शन में जो चेंज आए एंथैल्पी में, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जैसे कि एग्जांपल है, ये एनहाइड्रस कंपाउंड था, इसने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर से कंबाइन किया और एक हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाया। इस पूरी रिएक्शन में जो चेंज इन एंथैल्पी है उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कह देंगे। हम इससे पहले क्या पढ़ चुके, लैटिस एनर्जी पढ़ चुके, या एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी पढ़ चुके, या लैटिस एंथैल्पी कहते थे। अब हम पढ़ रहे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन।
तो अब इन दोनों एनर्जीज का जो कॉम्बिनेशन होता है ये देता है हमारा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसी भी सब्सटेंस की होती है एंथैल्पी चेंज जब कभी भी 1 मोल उस सब्सटेंस का डिसॉल्व हो एक स्पेसिफिड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। व्हेन 1 मोल ऑफ इट dissolves in specified amount of solvent। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का डिसॉल्व हो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और उसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है ये लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, लास्ट एंथैल्पी हमारी बचती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नोट कर लीजिएगा इसे प्लीज। चलिए बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली क्या कहते हैं कि हीट चेंज, यूजुअली हीट रिलीज्ड व्हेन 1 gram equivalent of an acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of a base in dilute solution। तो जब भी किसी 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड लें और उसे हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, देखिए बेस का क्या काम होता है एसिड को न्यूट्रलाइज करना, उसका इफेक्ट, उसका पीएच जो है, पीएच एसिड का क्या होता है 7 से कम होता है, तो पीएच को इंक्रीज करना बेसिकली या न्यूट्रलाइज करना कह सकते हो, वो काम होता है किसी भी बेस का। जैसे हमारे स्टमक में होता है बाइकार्बोनेट जो होती है वो HCl के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है काफ़ी हद तक, इसीलिए जो म्यूकोसा लेयर है वो अपने आप को डिग्रेड नहीं करती है, उससे HCl से उसे प्रॉब्लम नहीं होती। तो हीट चेंज जब भी कभी 1 gram equivalent of an acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of a base in dilute solution। जैसे कि 1 gram equivalent HCl है, 1 gram equivalent NaOH है, जब ये इसे न्यूट्रलाइज कर देगा तो उसमें जितनी एंथैल्पी चेंज यूजुअली हम कहते हैं हीट रिलीज ही होती है, वो होता है ये। और ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी की। ये हमारा H लिखना बनता था, ठीक है, तो ये होगा -57.1 किलो जूल पर मोल। हमारी सारी एंथैल्पीज कंप्लीट हो चुकी। अब हमारा टॉपिक बचा है स्पॉन्टेनिटी एंड गिब्स एनर्जी, आइए उसे भी देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एंट्रोपी की। सबसे पहले एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी से आप क्या समझते हैं? एंट्रोपी होती है बेसिकली रैंडमनेस, कितनी रैंडमनेस है, मींस मॉलिक्यूल्स कितने दूर दूर हैं। एक तो ये हो गया चीज है ना, एक चीज हो गई ये। इसमें किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी या किसकी रैंडमनेस ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली इसकी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसमें स्पेसिंग कर रहे हैं या दूर दूर हैं। तो रैंडम मींस कहीं भी मोशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर हैं, उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। बेसिकली एंट्रोपी ऑफ गैस सबसे ज़्यादा होगी, देन लिक्विड की होगी, देन सॉलिड की होगी। ये तो आपको पता होना ही चाहिए था। चलिए नेक्स्ट बात किसकी करें? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी और हीट की रिलेशन में। एंट्रोपी और हीट का रिलेशन क्या होता है इसी में देख लेते हैं। चेंज इन एंट्रोपी जो होती है वो Q/ΔT होती है, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन एंट्रोपी ΔH/ΔT। ये दोनों ही चीज़ें सही हैं। क्या यहाँ ΔT होगा? क्या ΔT होना चाहिए या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बात करें? सोचिए ज़रा। नहीं, यही तो मिस्टेक कर देते हो आप। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही हम बात करते हैं इस केसेस में। ये मेरी वही वाली आदत है जो मैं पहले मिस्टेक कराता हूँ और आपको एहसास नहीं होता। क्यों ऐसी चीज़ें क्यों कराता हूँ मैं? क्योंकि
ऐसे ही टॉपिक्स में कराता हूँ जहाँ मिस्टेक होने के चांसेस हैं। आपने पहले पढ़ा था कि Cp जो होता है अभी थोड़ी देर पहले डेल्टा H अपॉन डेल्टा T होता है क्या वहाँ डेल्टा T था? जी, वहाँ डेल्टा T था। Cv क्या होता है? डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। उसके चक्कर में आप यहाँ भी डेल्टा T लिख देते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने स्पेशली इसे पहले कराया फिर उसे रब करवाया, जिससे ये माइंड में सेट हो जाए कि एंट्रोपी के केस में यहाँ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बात की जाती है। इसके बाद आप क्या देखते हो, इसके बाद हमारा आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो टोटल एंट्रोपी का चेंज है वो यही बात कर लेंगे हम, एंट्रोपी से रिलेटेड हो रही है तो टोटल एंट्रोपी में जो चेंज है वो सराउंडिंग की चेंज और सिस्टम का चेंज हुआ उनके सम से ज़्यादा होगा। सिस्टम पर डेल्टा सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा सराउंडिंग एस, इन दोनों की चेंज से क्या होगा? वो ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चीज़ भी समझ आई। इक्विलिब्रियम पर बात करें, इक्विलिब्रियम पर एंट्रोपी और चेंज ऑन एंट्रोपी क्या देखते हैं? इक्विलिब्रियम पर चेंज इन एंट्रोपी तो आपकी 0 हो जाएगी और एंट्रोपी पर्टिकुलरली देखें तो वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आई है। इक्विलिब्रियम पर चेंज इन एंट्रोपी तो 0, लेकिन जो एंट्रोपी होगी वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्या चीज़ देखते हैं हम इसमें? नेक्स्ट अब देखेंगे हम एंट्रोपी का चेंज क्या होता है। एंट्रोपी का चेंज होगा नेट एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस नेट एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि सारी की एंथैल्पीज होती हैं, इसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस बॉन्ड एनर्जी ऐसी थी जो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गिब्स एनर्जी की इक्वेशन। टाइम बहुत कम है इसलिए हम जल्दी से कवर कर लेंगे और बचा भी कम ही है चैप्टर। तो चलिए हम बात करते हैं गिब्स एनर्जी की। गिब्स एनर्जी क्या होती है? गिब्स एनर्जी होती है आपकी नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूज़फुल वर्क। यूज़फुल वर्क को करने के लिए नेट एनर्जी जो होगी वो आपकी कहलाती है गिब्स एनर्जी, और इसे आप फ्री एनर्जी भी मेजर करते हो। ठीक है जी। इसके बाद आप देखते हो गिब्स एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, जो कि आप देखते हैं जिसमें डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या रिलेशन है गिब्स एनर्जी का वो भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ रिएक्शन की, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की, सॉरी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ये क्या है? ये आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन है आपकी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन से आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है बाय द साइन कन्वेंशन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। इसकी बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताऊं, एक बेसिक सी चीज़ तो आपको 6 केसेस बनते हैं, तो 2 केसेस तो बहुत ही बेसिक हैं, बाकी हम ट्रिक से याद करेंगे। पहला देखिए, ये नेगेटिव कब होगा? जब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। भाई ये नेगेटिव है, लिख दिया नेगेटिव, या मान लीजिए माइनस साइन ही बनाया अगर हम नेगेटिव। ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव लिख दिया। और ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे? नेगेटिव ही बनाएंगे। और नेगेटिव नेगेटिव को अब देखते हो तो पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा जी पॉजिटिव कब आ रहा है? व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब है कि रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है। बात करें डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा? डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा? जब डेल्टा एच इसका अपोजिट जस्ट डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए और डेल्टा एस नेगेटिव ही रहे, नेगेटिव हो जाए मीन्स।
कैसे, ये जब पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बना देंगे, और ये भी पॉजिटिव ऑलरेडी, तो ये भी पॉजिटिव होगा, इससे ये हो जाएगा। ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये हो जाएगा आपका स्पॉन्टेनियस। तो हमने इनकी साइन कन्वेंशन से बता दिया, जो डेल्टा जी आया एंड में, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और ये नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस होती है। तो इस इक्वेशन को आप न्यूमेरिकल में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप ये भी पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे उन बचे 4 केसेस की। वो 4 केसेस के लिए एक डायरेक्ट ट्रिक है, उनमें 4 में भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एक लो टेम्परेचर पर होते हैं, मान लीजिए एक केस बनता है हाई टेम्परेचर का, एट लो टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर क्या होता है, ऊपर लिखे डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी। जो पहले था वो ही एंड में रहेगा, जो पहले था वही एंड में रहेगा। हाई टेम्परेचर में जस्ट रिवर्स, जो पहले था वो बदल जाएगा, जो पहले था वो बदल जाएगा। हाई टेम्परेचर में ये गैस बनता है। ये ट्रिक हो गई आपकी गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन में, इसे भी याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, खत्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन। तो हमें बताती है डेल्टा एच, डेल्टा एस, टी और डेल्टा जी में रिलेशन। अब हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी क्लियर कर दिया था कि डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ NF₆E0 सेल होता है। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशन देखें अगर डेल्टा जी की, तो डेल्टा जी की रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ आती है -2.303 RT log की। ये रिलेशन होती है डेल्टा जी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। तो दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम आएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और ये काम आएगा चैप्टर इक्विलिब्रियम में मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, एक छोटी सी टेबल और देख लेते हैं। डेल्टा जी में, डेल्टा आपका लॉग के में और के में, और फाइनल हम लिखते हैं कमेंट की रिएक्शन किस तरीके की होगी। अब मुझे बताइए कि गिब्स एनर्जी में जो चेंज है वो ज़ीरो कब आएगा, इसमें चेंज ज़ीरो कब आएगा, जब लॉग के ज़ीरो होगा। ये टर्म ज़ीरो होगी, मल्टीप्लाई करेंगे इससे वो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इसमें चेंज भी ज़ीरो हो जाएगा, लॉग के ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा जी आपका नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब लॉग के पॉजिटिव होगा तभी तो नेगेटिव होगा। जब लॉग के ज़ीरो से ज़्यादा होगा या पॉजिटिव होगा, ये चीज़ पॉजिटिव होगी, ये चीज़ नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव ही तो आपका नेगेटिव बनाएंगे। तो जब ये नेगेटिव कब होगा, ये डेल्टा जी, ये नेगेटिव, इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा जब लॉग के आपका पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा भाई, डेल्टा जी पॉजिटिव तब होगा जब लॉग के जो है आपका वो क्या हो, ये पॉजिटिव हो, जब ये नेगेटिव हो। भाई नेगेटिव नेगेटिव ही तो मिलके पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये भी नेगेटिव हो, ज़ीरो से कम हो। अब बात करें के में, के क्या होना चाहिए, ये ज़ीरो कब होगा, ये ज़ीरो जब होगा जब के की वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि log 1 इज़ इक्वल टू 0। भाई log 10 जो है वो 1 आता है, तो log 1 इसमें 0 है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर सी बात है, ये याद कर लीजिए इसे। ठीक है, ये डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब log के 1 से ज़्यादा होगा या कम होगा, जब log के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। भाई 1 से ज़्यादा होगी तभी तो डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा पॉजिटिव में।
और जब 1 से कम होगी तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कमेंट में क्या बात करें, कमेंट में हम बात करते हैं इस केस में, पहले केस में देखें तो इसमें कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बनेंगे। कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक ही अमाउंट में रखने हैं। सेकंड केस में मेनली प्रोडक्ट होंगे और लास्ट केस में होंगे मेनली रिएक्टेंट। मेनली प्रोडक्ट का क्या मतलब है, प्रोडक्ट फेवर हो रहे हैं तो प्रोडक्ट जब भी फेवर हो याद रखना कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक, और जब भी रिएक्टेंट फेवर हो तो याद रखना एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसी के साथ हमारा थर्मोडायनेमिक्स भी कंप्लीट हुआ। जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स थे वो हमने कवर करा दिए अपनी तरफ से। बाकी क्वेश्चन में कोई नया टॉपिक मिला या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिला वो हम क्वेश्चन PYQ सीरीज़ में कवर कर लेंगे। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। आपको अच्छा ही लग रहा है, मेरे पे बहुत से DMs आ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स खुश हैं इस सीरीज़ से भी, और PYQ सीरीज़ से और ज़्यादा खुश होने वाले हैं क्योंकि उसमें हम मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड जो आए हुए क्वेश्चन हैं नीट में तो वो कवर करेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए।